नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की फसल में जरूरी कार्य करें, अधिक पैदावार पाएं। पिंजरा पद्धति से मछली पालन करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। धान खरीफ की अहम फसलों में से एक है। फिलहाल ये फसल बढ़वार की अवस्था में है और इस अवस्था में धान की फसल में कई कार्यों को करना जरूरी है ताकि फसल की अच्छी बढ़वार हो सके। तो धान की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ मनोज कुमार। किसान भाई, आप सभी लोगों का समय आ गया है धान का प्रबंधन का। तो किसान भाई, अभी आप सब लोग जो है खेत में ये उर्वरक की मात्रा का भी कैलकुलेशन ध्यान में रख लें। दूसरे किसान भाई जो खाद दे चुके हैं अलग अलग, पूरा पोटास, पूरा फास्फोरस दे चुके हैं, 50% नाइट्रोजन दे चुके हैं। तो अब उनका जो रेस्ट बचता है नाइट्रोजन, मतलब कि 3 से 4 सप्ताह बाद देंगे 25% और 7 से 8 सप्ताह बाद 25%। इस तरह से आप जो है नाइट्रोजन की पूर्ति पूरा करें और देखभाल बराबर बना करके रखें। खरीफ मौसम में खरपतवारों का शुरुआत से ही अधिक प्रकोप होता है। खरपतवार फसलों के साथ साथ प्रकाश, मृदा जल, पोषक तत्वों तथा वायु के लिए प्रतिस्पर्धा कर उसकी उपज में भारी कमी करते हैं। फसलों को हानि पहुंचाने वाले व्याधियों जैसे कीट, रोग, सूत्रकृमि की अपेक्षा खरपतवारों द्वारा फसलों को सर्वाधिक हानि होती है। आपको रुपाई कर लिए हैं तो उसमें कोनो वीडर चलाने के बाद, कोनो वीडर चलाने से उसकी जड़ें टूट जाती हैं, वह हॉरिजॉन्टल टूट करके वर्टिकल जाता है, जिससे वहाँ पे बाली की संख्या लंबी हो जाती है, दाने बढ़ जाते हैं। तो आपका ये कोनो वीडर चलाने से खरपतवार भी मरते हैं, साइड का रूट भी टूटता है, जिससे नीचे की तरफ रूट बढ़ता है। ये माध्यम से आप कोनो वीडर फायदा होता है और एरेशन होता है, वहाँ ऑक्सीजन पहुँचता है। जो किसान भाई कोनो वीडर यूज़ नहीं करते हैं उन किसान भाइयों से आग्रह है कि आप अपने घर का जो मैनुअल ये लेबर हैं या आदमी हैं उनसे रुपाई के लगभग 20 से 25 दिन के अंदर में खरपतवार निकालने का प्रयास करें। हाथ से निकाल करके उसको हटा दें। तो उसके बाद जब आप कोनो वीडर चला दिए तो आपको वहाँ पर ये अजोला प्रयोग करना चाहिए, जो आपको 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन ज़मीन में उपलब्ध कराता है। और बायोमास भी आपको जो है जब कोनो वीडर चलाते हैं तो उसमें सड़ता है तो आपकी ज़मीन थोड़ा उसमें भुरभुरापन आ जाएगा, उसमें बायोमास मिल जाएगा। अगर अजोला नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी आप जो है प्रति हेक्टेयर लगभग 10 किलोग्राम की दर से आप देंगे तो वो भी आपको 25 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्स करता है। खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है जिसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है और व्याध कम होती है। प्रभावित पौधों की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती है। यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है। इसके रोकथाम के लिए फसल पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम बुझे चूने के साथ 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि हमारी ज़मीन में कोई भी कीड़ा बीमारी लगता है तो सावधानी पूर्वक आप समय समय पर दवा चलाएं। अगर आप चाहें तो अगर इसमें स्टेम बोरर लगता है, तना छेदक, तो वहाँ पर आप करंज की खली, नीम की खली उपयोग कर सकते हैं, दसपर्णी यूज कर सकते हैं, या आप जो है ये धतूरे का जो डंठल है काट करके डाल सकते हैं। तो आप ऑर्गेनिक विधि से भी लगा सकते हैं और सामान्यतः जो केमिकल बाज़ार में मिलते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। बरसात के समय तना छेदक कीट धान की फसल में लग जाते हैं। तना छेदक कीट की सुड़ियां काफी हानिकारक होती है। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती है। मादा सुड़ी के पंख पीले होते हैं। यह पौधे की गोफ में प्रवेश कर जाती है जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। कीट पौधे की गोफ के तने को काट देती है जिससे गोफ सूख जाता है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। अगर 5% प्रति वर्ग मीटर से अधिक गोफ मृत होने पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें और देखभाल बराबर बना करके रखें। और आपका जो है
इसमें जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा, मौसम आपका साथ देने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं। अगर किसान मछली पालन को आधुनिक तरीके से करें तो इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। पिंजरा पद्धति से मछली पालन इसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो चलिए पिंजरा पद्धति से मछली पालन के बारे में जानकारी लेते हैं मत्स्य प्रभार अधिकारी धनराज कापसे से। दोस्तों, मत्स्य पालन की नई नई प्रवृत्तियाँ आजकल देखने को मिलती है। उसी क्रम में केज एक्वाकल्चर एक उभर कर सामने आया है। केज कल्चर अगर कोई करना चाहे तो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात यह होगी कि इसे करना कहाँ पर है और किन वस्तुओं का चयन हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि स्थान, उस जलाशय का वह स्थान जहाँ पर वाटर करंट या हवाएं कम से कम हो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक फ्लोटिंग टाइप के केजेस है, ये तैरता हुआ पिंजरा होगा और अत्यधिक हवा वाली क्षेत्रों को हमको अवॉइड करना है। तो ये चीज़ हमको कौन बताएगा कि कौन सी जगह काफ़ी अच्छी है। तो इसके लिए हम लोग जलाशय के निकटवर्ती रहने वाले ऐसे अनुभवी या बड़े लोग जो वहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं से हम जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा सर्वे भी हम कर सकते हैं कि किस जगह पर ये काम करना है। अभी केज है क्या चीज़? केज को सिंपली हम पिंजरा मान सकते हैं और ये तकनीकी रूप से 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा एक स्ट्रक्चर है, जिसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। केज के निर्माण में जरूरी सामग्री फ्रेम। सस्ते एवं मजबूत सामग्री का चुनाव केज निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। केज के फ्रेम के निर्माण के लिए साधारणतः GI पाइप का उपयोग किया जाता है। फ्रेम को नट बोल्ट से फिक्स कर दिया जाता है। फ्लोट। फ्रेम को मजबूती एवं पानी में फ्लोट करने के लिए या तो स्टील के ड्रम या प्लास्टिक के ड्रम का उपयोग किया जाता है। ये ड्रम 12 मीटर लंबे एवं 8 मीटर चौड़े हैं। सिंकर। स्थानीय पत्थर या सीमेंटेड संरचना जो भारी हो को नाइलॉन रस्सी द्वारा सभी किनारों से लटका दिया जाता है, जो केस के आकार को बनाए रखता है। 40 से 50 किलोग्राम के पत्थर या सीमेंटेड संरचना को एंकर के रूप में उपयोग किया जाता है। मजबूत नायलॉन रस्सी से इसे बांधकर जलाशय के तल में फिक्स कर दिया जाता है। साधारणतया HDEP या नायलॉन निर्मित जाल का उपयोग बड़ी मछलियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। 24 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इत्यादि मेश का जाल देश में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और इसमें एक क्वालिटी नायलॉन का नेट या हम बोल सकते हैं कि SDPE से बना हुआ एक अच्छा जाल, जिसका प्लाई साइज ऑलमोस्ट 45 प्लाई अगर होता है तो हम समझते हैं कि वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है। ये केज जो 96 घन मीटर का होगा, ऐसे 4 चेंबर उस केज में बने होंगे और उससे सम्मिलित रूप से हम एक बैटरी का नाम देंगे कि ये सीक्वेंस है, एक बैटरी है जिसमें 4 केजेस लगे हुए हैं। अभी ये 4 केजेस बनाने का जो टोटल वन टाइम कॉस्ट है, जिसे या तो इसको फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं आप, ये ऑलमोस्ट 2,70,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक पड़ती है। एक 96 क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम बनेगा, उसमें हम लोग तकनीकी रूप से ऐसी मछलियों का चयन करने के लिए बोलते हैं जो सघन मत्स्य पालन में उस पिंजरा पद्धति में पालन हो सके। ऐसी कुछ मछलियाँ हमारे पास में अभी हम लोग कई ट्रायल के बाद उसके अच्छे रिजल्ट को देखते हुए आपको बता सकते हैं कि आप पंगेसियस मछली का पालन इस केजेस में कर सकते हैं। इसके अलावा आप तिलापिया में जो एक अच्छी वैरायटी है जिसको हम लोग गिफ्ट तिलापिया बोलते हैं या मोनोसेक्स तिलापिया बोलेंगे, कॉमन कार्प का पालन कर सकते हैं। कुछ मात्रा में आप इंडियन मेजर कार्प्स की रोहू मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बायोलॉजिकली डेट्राइटस खाकर उस तालाब के इन्वायरमेंट को, उस केज के इन्वायरमेंट को भी अच्छा बना के रखती हैं। उसके बाद में आप एक एक केज में आप 6 से 8 हज़ार अंगुलिकाओं का संचयन करेंगे। आपको ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि मछली का साइज़ आपके जाल का
जो मेज साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हो, उससे छोटा ना हो। 90 दिन तक इस मछलियों का नर्सरी फेस चलेगा। इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग फिश फीड आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप 28 से 32% प्रोटीन वाला 1 mm 2 mm साइज का फीड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रबंधन, जल की जांच। जल की गुणवत्ता की जांच केज में समय समय पर बराबर करते रहना चाहिए। मुख्यतः पानी में घुलित ऑक्सीजन, अमोनिया, पीएच इत्यादि की जांच करना जरूरी है। जाल की साफ सफाई, हर 15 दिन में एक बार ब्रश से जाल को साफ करना चाहिए ताकि इसमें काई इत्यादि का जमाव ना हो। अगर कोई मरी हुई मछली हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। रूटीन जांच, जाल के धागे एवं मेस की जांच बीच बीच में करनी चाहिए। अगर कोई मेस लूज हो या कट गया हो तो उसकी मरम्मत कर लेना चाहिए। मछलियों की जांच, मछलियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण निरंतर करना चाहिए। अगर कहीं संक्रमण, घाव इत्यादि दिखे तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। नियमित रूप से मछलियों की वृद्धि की जांच कर पूरक आहार की मांग संतुलित करनी चाहिए। साथ ही साथ हर महीने आपको मछलियों का वज़न एक बार नाप के उसकी सैंपलिंग करके ये पता कर लेना है कि अभी इसका वज़न कितना हो गया। उसके गुना जितनी मछलियाँ आपने डाली है तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें टोटल बायोमास या अभी मछलियों का वज़न कितना है। तो उसके आधार पे आप उसको प्रतिदिन आहार देंगे तो 2 से 5 ग्राम साइज़ की मछली 90 दिनों में लगभग 200-250 ग्राम साइज़ की हो जाती है। तो मैं यही समझूंगा कि इसकी एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो जवान किसान भाइयों और इस प्रकार के कार्य करने वाले किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप केज पद्धति के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने निकटवर्ती जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी है क्योंकि सवाल बरसात से मनोहर थाना क्षेत्र का कालीखाड़ डैम लबालब भर गया, तो वहीं काली सिंध नदी पर बने काली सिंध डैम का भी एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई डेयरी व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं और जैसा कि बारिश का मौसम चल रहा है और इस समय गाय भैंसों में गलघोटू रोग होने की संभावना रहती है, तो पशुपालक भाइयों बरसात के मौसम में अपने पशुओं को इस रोग से कैसे बचाएं, इसके लिए देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश के जो किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं उनके लिए बरसात का मौसम काफी परेशानियों से भरा होता है, क्योंकि इस समय पशु सबसे अधिक संक्रमित रोगों की चपेट में आते हैं। ऐसे संक्रमित रोगों में से आज बात कर रहे हैं गलघोटू रोग की। गलघोटू गाय और भैंसों में होने वाला एक बहुत ही घातक और छूत रोग है। जो कि अधिकतर बरसात के मौसम में होता है। ये गायों की अपेक्षा भैंसों में अधिक पाया जाता है। ये रोग बहुत तेजी से फैलकर बड़ी संख्या में पशुओं को अपने चपेट में लेकर उनकी मौत का कारण बन जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, गले में सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ होना और सांस लेते समय घर घर की तेज आवाज होना आदि शामिल है। इस रोग में कई बार बिना किसी स्पष्ट लक्षणों के ही पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए रोग निरोधक टीके लगाए जाते हैं। पहला टीका 3 माह के आयु में, दूसरा 9 माह की अवस्था में और उसके बाद
हर साल ये टीका लगाया जाता है। ये टीके कई पशु चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क भी लगाए जाते हैं। अगर पशु इस रोग के चपेट में आ जाए तो उसे अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और तुरंत ही पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। सही समय पर उपचार दिए जाने पर रोगग्रस्त पशु को बचाया जा सकता है। इसके अलावा पशुशाला की नियमित सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाएं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से उनकी धुलाई आवश्यक है। साफ बर्तन में ताज़ा पानी भरकर मवेशी को पीने को दें। मवेशियों के शरीर की सफाई पर पूरा ध्यान दें। साथ ही पशुओं के आहार में दाना मिश्रण के साथ विटामिन और खनिज लवण का समावेश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है विजयनगर जिला श्रीगंगानगर के विमल कुमार ने। आपने गन्ने की खेती की है और आपकी फसल इस समय अच्छी बढ़वार ले रही है। आप इस फसल में लगने वाली कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे कि आप जानते हैं कि गन्ना जो है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है और ये करीब 1 साल जो है फील्ड में रहता है। और जो कीटों का जो बात हम करते हैं, जो प्लांटिंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक डिफरेंट स्टेज में जो है करीब 15 से 20 कीट जो है जो मुख्य रूप से गन्ना के फसल को क्षति पहुंचाते हैं। जो अभी का समय जो चल रहा है, इस समय में आपको 4 प्रकार के कीट जो होता है वो फसल को क्षति पहुंचाते हैं। जो पहला होता है दीमक होता है। जैसे ही आप जर्मिनेशन होता है 60 दिन के बाद तो आपको देखते हैं कि पत्ती जो होता है उसका प्लांट जो है सूख जाता है। दीमक कीट, इस कीट का प्रकोप हल्की जमीन और जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है वहां पर अधिक होता है। ये कीट जमीन के अंदर और बाहर गन्ने की गांठों, जड़ों, आंखों इत्यादि को खाकर समूचे पौधे को नष्ट कर देते हैं। बोए गए गन्ने के दोनों सिरों से घुसकर अंदर का मुलायम भाग खाकर उसमें मिट्टी भर देते हैं। ग्रसित पौधों की बाहरी पत्तियां पहले सूखती हैं और बाद में पूरा गन्ना नष्ट हो जाता है। ऐसे पौधों से दुर्गंध नहीं आती और पौधा आसानी से खींचने पर मिट्टी से उखड़ आता है। इसकी पहचान है जमीन पर बने इसके घर जो दूर से ही दिखाई देते हैं। तो ये एक तो दीमक के ये सिम्टम है और दूसरा है रूट बोरर। रूट बोरर और सूट बोरर एक ही समय आता है जो कि तक इसका आपात जो है फसल पे पाया जाता है। लेकिन इस समय जो है इसका जो कंडीशन होता है, जो टेम्परेचर हाई होता है, लो ह्यूमिडिटी में इसका आपात बढ़ जाता है, जिसमें मॉइस्चर का जिस फील्ड में कमी होता है और जिसमें रेनफॉल का नहीं होता है, जो उस समय इसका आपात में वृद्धि हो जाता है। चौथा जो कीट है वो है टॉप बोरर। टॉप बोरर जो है मार्च अप्रैल के फर्स्ट ब्रूड स्टार्ट हो जाता है। ये जो अक्टूबर नवंबर तक फील्ड पे इसका जो आपात चलते रहता है। जड़ बेधक कीट, इस कीट की सूड़ी का प्रकोप छोटे बड़े दोनों ही पौधों पर पाया जाता है। सूड़ी जमीन से लगे हुए गन्ने के भाग में छिद्र बनाकर घुस जाती है और मृतसार यानी डेड हार्ट बनाती है। इन मृतसारों से कोई दुर्गंध नहीं निकलती और इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। शीर्ष तना छेदक कीट, इस छेदक का प्रकोप तो साल भर रहता है। इस कीट की 5 से 6 संततियां होती हैं। इल्ली गन्ने की ऊपरी भाग की पोई को लपेटकर अंदर घुस जाती है और पहले पत्तों को काटकर उसमें बहुत सारे छेद बनाती हुई तने के ऊपरी भाग से प्रवेश करती हुई नीचे की ओर सुरंग बनाकर खाती है, जिससे ऊपर की पोई सूख जाती है, जिसे हार्ट कहते हैं। इसके डेड हार्ट को आसानी से खींचा जा सकता है।
इल्ली जहाँ तक सुरंग बनाती है वहाँ से बहुत से कल्ले निकलते हैं जिसे बंची टाप कहते हैं, लेकिन इन कल्लों से गन्ने नहीं बन पाते हैं। यही इस कीट के प्रकोप की मुख्य पहचान है। अब हम इसके बारे में बात करें, मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला दीमक के हम बात करते हैं। जो किसान भाई दीमक के लिए कि सीड ट्रीटमेंट अगर आप प्लांटिंग के टाइम में कर लेते हैं, इसका आपात में कमी ला सकते हैं। लेकिन जब क्रॉप स्टैंडिंग स्टेज में इसका आपात आता है तो उस समय बायोफेंथ्रीन 10% या इमिडाक्लोरोपीड आपको 500 ml प्रति हेक्टेयर के दर से आप बालू के साथ मिक्स करके और उसको फील्ड में भुरकाव कर दें। उसके बाद एक लाइट इरिगेशन दे दें, जिसके कारण इसका आपात में कमी आ जाता है। और दूसरा जो है रूट और सूट बोरर। रूट सूट बोरर का आपात उस खेत में ज़्यादा होता है जहाँ पे मॉइस्चर की कमी होता है और ड्राउट कंडीशन होता है। तो हमको चाहिए कि वो ड्राउट कंडीशन को दूर करने के लिए इरिगेशन टाइम टाइम पे देते रहें, जिसके मॉइस्चर और नमी बना रहे। तो आप डेड हार्ट वाले पौधे जो है, प्लांट जो है, वो उसको जमीन से नीचे 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे से काट के लगातार हटाते जाए, जिसके कारण इसका आपात में कमी आ जाता है। प्लांट पॉपुलेशन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे ही काट के आप हटाएंगे, जैसे ही एक नेक्स्ट कल्ला जो है आपको निकल आता है। फसल का नियमित निरीक्षण कर बेधकों के डेड हार्ट को निकालकर ऊपर से तार डालकर झल्लियों को नष्ट कर दें। दीमकों के घरों को खोदकर नष्ट कर दें। वैसे ये कार्य खेत खाली होने पर ही कर लें तो अच्छा रहेगा। बेधकों की मौत को प्रकाश प्रपंच से पकड़कर नष्ट करें। इससे कीट के प्रकोप की संभावना का पता चलता है। परजीवी और परभक्षियों का संरक्षण करें। रासायनिकों का उपयोग कम करें। साथ ही साथ अभी आप ट्राइकोकार्ड भी बहुत सारे फैक्ट्री एरिया में ट्राइकोकार्ड अवेलेबल है। तो आप ट्राइकोग्रामा किलोनिस का कार्ड जो है आप 50,000 एग पैरासाइट जो होते हैं वो चिपके होते हैं कार्ड्स में, और उसको 3 या 4 टुकड़ा करके फील्ड के निचली पत्ती पे स्टेपल करके आप इससे भी जो अंड परजीवी होता है जो कि कीट के अंडा को ही खत्म कर देता है, इसको भी आप लगा के आप अपने फसल को बचा सकते हैं। उसके बाद आप टॉप बोरर की बात करते हैं। तो टॉप बोरर का सबसे है कि फेरोमोन ट्रैप जो है आता है, जो कि मास ट्रैपिंग के लिए भी और मॉनिटरिंग के लिए भी आप यूज करते हैं। तो अभी फेरोमोन ट्रैप आप लगा के और जब तक नवंबर दिसंबर तक हर मंथ में एक ल्यूर चेंज करके आप उसको मास ट्रैपिंग भी कर सकते हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जो मिट्टी चढ़ाने का आप समय आने वाला है, तो मिट्टी चढ़ाते समय आप कोई भी ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड या लिक्विड इंसेक्टिसाइड जैसे काटेप हाइड्रोक्लोराइड 25 kg प्रति हेक्टेयर के दर से, या आपका क्लोएंट्रानिलीप्रोल 18.5% जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो आता है उसका 375 ml प्रति हेक्टेयर के दर से आप जो लिक्विड है उसको ड्रेंचिंग करेंगे, और भी आपके फसल पे ज्यादा इसका क्रांत मिल रहा है तो आप पिप्रोनिल जो है लिक्विड फॉर्म में भी आता है 5% SC, उसको 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से आप जो रो है उस रो में इसको ड्रेंचिंग कर दें, और ड्रेंचिंग करने के बाद हल्का इरिगेशन कर दें, तो इसका आपात में आप कमी ला सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से